हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की फर्स्ट बुक स्वतंत्र भारत में राजनीति का पहला चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि भारत किन परिस्थितियों में आजाद हुआ, भारत के समक्ष आजादी के बाद क्या क्या चुनौतियां सामने आई, आजादी के समय भारत के समक्ष क्या क्या समस्याएं थीं, देशी रियासतें क्या थीं और इनका विलय किस प्रकार भारत में हुआ, भारत में राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ। तो शुरू करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। भारत 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आजाद हुआ। इस दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा को संबोधित किया था। उनका यह संबोधन ट्रिस्ट विद डेस्टिनी या भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। तो 14-15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था वो ट्रिस्ट विद डेस्टिनी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। भाग्यवधु से चिर प्रतीक्षित भेंट का अगर हम अर्थ देखें तो भाग्यवधु से तात्पर्य है भाग्यशाली दुल्हन, अर्थात स्वतंत्रता। चिर प्रतीक्षित का अर्थ हुआ बहुत लंबे समय के उपरांत, भेंट यानी कि मुलाकात, अर्थात स्वतंत्रता से बहुत लंबे समय के बाद भेंट होना, यानी कि बहुत लंबे समय के बाद स्वतंत्रता प्राप्त होना। ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि ट्रिस्ट विद डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया भाषण था, या 14-15 अगस्त 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो स्पीच दिया था वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह जो 1947 का साल था वो त्रासदी और विस्थापन तथा हिंसा से भरा हुआ समय था, क्योंकि इस साल भारत को आजादी तो मिली थी, लेकिन भारत का जो है इस साल दो भागों में विभाजन हुआ, भारत तथा पाकिस्तान। इसके बाद भारत के समक्ष दो उद्देश्य रखे गए थे जिनको भारत ने आजादी के बाद आगे चलकर पूरा करना था। इन उद्देश्यों पर सभी लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी। पहला उद्देश्य था कि आजादी के बाद जो शासन चलाया जाएगा वो लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा, और जो दूसरा उद्देश्य था वो सभी का विकास करने का था, अर्थात भारत में जितने भी तबके के लोग रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं उन सभी का विकास करने का उद्देश्य भारत के समक्ष रखा गया था। अब भारत ने इन उद्देश्यों को पूरा करना था, लेकिन इन उद्देश्यों को पूरा करने में भारत के समक्ष कुछ चुनौतियां उत्पन्न हो रही थी। इन चुनौतियों को ही हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब देखते हैं भारत के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आई। पहली चुनौती थी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने की चुनौती या अखंड भारत की चुनौती। अब आप देखिए, भारत जो है विविधताओं से भरा देश है। भारत में अलग अलग बोली, भाषा, संस्कृति, धर्म और जाति के लोग रहते हैं। इन विविधताओं के साथ सभी के बीच एकता स्थापित करना भारत के समक्ष एक बहुत बड़ी चुनौती थी, और उस समय आमतौर पर यह भी कहा जा रहा था कि इतनी विविधताओं से भरा देश ज्यादा दिनों तक एकजुट नहीं रह सकता था। और इसके अलावा एक बात, जब भारत उस समय दो भागों में विभाजित था, और तो इन दोनों को एक करके अखंड भारत के निर्माण करने की चुनौती उस समय भारत के समक्ष थी। और जो दूसरी चुनौती थी वो थी लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती। लोकतंत्र स्थापित करना, हालांकि उस समय भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को गारंटी दी गई थी और भारत में संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को अपनाया गया था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था। केवल लोकतांत्रिक संविधान बनाना ही काफी नहीं था। चुनौती तो ये थी कि इस संविधान के अनुरूप व्यवहार करना, इस संविधान के अनुरूप शासन किस प्रकार से किया जाएगा, ये चुनौती उस समय भारत के समक्ष थी। अब जो तीसरी चुनौती थी वो थी सभी तबकों के विकास की चुनौती। राष्ट्र के समक्ष समूचे समाज के विकास की चुनौती उस समय खड़ी थी। भारत के संविधान में जो वंचित तबके थे या जो कमजोर वर्ग थे उनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया था, और समानता का प्रावधान भी उस समय भारतीय संविधान में किया गया था। लेकिन जो असली चुनौती थी
वो थी आर्थिक विकास और गरीबी के खात्मे के लिए कारगर नीतियों को तैयार करना। तो उस समय भारत जब आजाद हो गया था तो उसके बाद भारत के समक्ष ये तीनों चुनौतियां आई। अब जो ये तीनों चुनौतियां हैं, ये तीनों चुनौतियां आपकी इस बुक के पहले के जो 3 चैप्टर हैं उससे रिलेटेड हैं। पहले चैप्टर में आप इस चुनौती के विषय में पढ़ेंगे, दूसरे चैप्टर में लोकतंत्र स्थापित करने की चुनौती, और जो तीसरा चैप्टर है वो विकास की चुनौती से रिलेटेड आपको दिखाई देगा। इसके बाद अब देखते हैं कि भारत का जो विभाजन हुआ था वो किसका परिणाम था। तो भारत का जो विभाजन हुआ वो द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। द्विराष्ट्र सिद्धांत जो है मुस्लिम लीग के द्वारा दिया गया था। मुस्लिम लीग का गठन मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए 1906 में किया गया था, ठीक है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक थे मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। आपको एग्जाम में आता है कि द्विराष्ट्र सिद्धांत के जनक कौन थे, तो उसका आंसर होगा मोहम्मद अली जिन्ना। अब जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है उसके अनुसार भारत जो है किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की 2 कौमों का देश था। अर्थात भारत में जो है 2 धर्मों के लोग रहते थे, हिंदू और मुसलमान। तो इसीलिए मुस्लिम लीग ने जो है मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की, लेकिन कांग्रेस ने इसका शुरुआत से ही विरोध किया, पर इस विरोध का कोई फायदा नहीं हुआ। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हो गया और जो है वो धार्मिक बहुसंख्या के आधार पर हुआ। तो जो ये विभाजन हुआ इसकी जो है नींव अंग्रेजों ने शुरुआत में ही डाल दी थी। अंग्रेजों ने जो है भारत को विभाजित करने के लिए हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना प्रारंभ कर दिया था। तो जो भारत का विभाजन हुआ ये फूट डालो शासन करो की नीति का ही परिणाम हम देख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि भारत के विभाजन के समय कुछ समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, उन समस्याओं को देखते हैं। भारत का विभाजन जब हो रहा था तो उस समय ब्रिटिश इंडिया का कोई भी क्षेत्र मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं था। पहली जो समस्या थी कि भारत में कोई भी ऐसा एरिया नहीं था जहां पर मुस्लिमों की संख्या ज्यादा हो। तो कैसे करके पाकिस्तान में कोई क्षेत्र भेज देते। तो तब देखा गया भारत में 2 क्षेत्र ऐसे थे जहां पे मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी, लेकिन भारत के वो एक पूरब में था और एक पश्चिम में था। तो कैसे करके इनको एक किया जाता, तो इसीलिए उस समय 2 पाकिस्तान का निर्माण किया गया। एक था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरा पूर्वी पाकिस्तान, और इन दोनों के बीच में भारत का पूरा भूभाग आ रहा था। तो ये समस्या उस समय थी, लेकिन जो ये पूर्वी पाकिस्तान है वो आज अब बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया है, ठीक है। अब देखते हैं इसके बाद क्या समस्या आ रही थी। इसके बाद की जो समस्या थी वो थी कि मुस्लिम बहुल कई क्षेत्र पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं था। भारत में कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर मुस्लिम लोगों की भी संख्या अधिक थी, लेकिन वो पाकिस्तान में नहीं जाना चाह रहे थे। उनमें से एक नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता था। ये आपको एग्जाम में आता है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। तो खान अब्दुल गफ्फार खान जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत के विरोधी थे। ये कभी भी भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे। यह हमेशा से ही इन्होंने भारत के विभाजन को अस्वीकार किया, विरोध किया। खान अब्दुल गफ्फार खान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे और इन्होंने लाल कुर्ती नामक आंदोलन चलाया था। यह सच्चे गांधीवादी, अहिंसावादी और शांतिप्रिय नेता थे। अगली जो समस्या भारत विभाजन के समय आ रही थी वो थी ब्रिटिश इंडिया के मुस्लिम बहुल राज्य पंजाब तथा बंगाल अनेक हिस्से गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। भारत के जो 2 राज्य थे पंजाब और बंगाल, यहाँ पर मुस्लिम और हिंदू और अन्य जो लोग थे वो अधिक थे। तो इसलिए क्या किया गया, पंजाब का आधा भाग पाकिस्तान में चले गया और जो आधा भाग था वो भारत में ही रह गया। ऐसा ही बंगाल में भी किया गया। बंगाल का पूर्वी भाग जो है पाकिस्तान में गया और जो पश्चिमी बंगाल था वो आज भी भारत का एक राज्य आप देख सकते हैं।
जो अन्य चुनौती थी, समस्या थी, वो थी धर्म को आधार मानकर भारत का विभाजन किया गया था। इसलिए दोनों ओर अल्पसंख्यक असमंजस में थे कि वे पाकिस्तान में होंगे या भारत में। आप देखिए, भारत का जो विभाजन हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, यानी कि मुस्लिमों के लिए जो है वो पाकिस्तान बनाया गया और जो अन्य धर्म के लोग थे वो भारत में ही रह गए। लेकिन पाकिस्तान जब बनाया गया था तो पाकिस्तान में कुछ अल्पसंख्यक हिंदू भी चले गए थे, जिनकी संख्या कम थी, उन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। ऐसा ही भारत में भी हुआ, कुछ मुस्लिम बच गए थे जिन्हें अल्पसंख्यक कहा गया। तो ऐसा होने लगा, पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ अत्याचार और भारत में अल्पसंख्यक मुस्लिमों के साथ अत्याचार। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या उस समय की हम देख सकते हैं। तो ये जितनी भी समस्याएं थी, ये थी भारत के विभाजन के समय उत्पन्न होने वाली समस्याएं। इसके बाद हम देखते हैं ब्रिटिश इंडिया। तो जो ब्रिटिश इंडिया था वो 2 भागों में विभाजित था। मतलब जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था तो भारत उस समय 2 भागों में विभाजित था। एक अंग्रेजों के प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत और दूसरा देशी रियासतें या रजवाड़े। ठीक है, तो अंग्रेजों का जो प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था उन पर अंग्रेज सीधा नियंत्रण था, यानी कि अंग्रेज लोग वहां पर सीधा अपना शासन चलाते थे। लेकिन जो देशी रियासतें थी, यहाँ पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन राजा जो है ब्रिटिश सत्ता के अधीन होते थे। ठीक है, तो आपको एग्जाम में आता है एक सवाल कि ब्रिटिश इंडिया कितने भागों में विभाजित थी, तो वो आएगा आंसर 2। एक और सवाल आता है कि देशी रियासतों से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख सकते हैं वे छोटे छोटे राज्य जहां पर राजाओं का शासन होता था, लेकिन राजा जो है ब्रिटिश सत्ता के अधीन होते थे, उन्हें देशी रियासतें या रजवाड़े कहा जाता था। ठीक है, तो आजादी के बाद जो अंग्रेजों के प्रभुत्व वाला भारतीय प्रांत था वो सीधा भारत में शामिल हो गया था। लेकिन इन जो देशी रियासतें थी, इनका विलय भारत में थोड़ा कठिन साबित हो रहा था। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे आगे कि देशी रियासतों का विलय किस प्रकार से भारत में हुआ। अब आजादी के समय भारत में 565 देशी रियासतें थी। ठीक है, इन रियासतों का भारत में विलय होने में कुछ समस्याएं आ रही थी। ठीक है, क्योंकि आजादी के बाद जो है रजवाड़े भी आजाद हो जाते, लेकिन अंग्रेजों ने एक नजरिया बैठाया था कि जो रजवाड़े थे वो अपनी मर्जी से चाहें तो भारत में या पाकिस्तान में जाएंगे या वो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। लेकिन इसका फैसला जो है वहां की प्रजा ने नहीं लेना था, इसका फैसला राजाओं के पास था। राजा ही इसका फैसला ले सकते थे कि वो आजाद होंगे या भारत में जाएंगे या फिर पाकिस्तान में जाएंगे। तो ये उस समय की एक समस्या खड़ी हो गई थी, क्योंकि कुछ रियासतों ने जो है रियासतों के राजा ने एक आजाद रियासत की बात उस समय रख दी थी, और जो ये उन्होंने आजाद रियासत की बात की थी, ये अखंड भारत के लिए एक विशाल चुनौती उस समय खड़ी हो गई थी। ठीक है, कुछ राजा क्या कह रहे थे कि हमने जो है ना तो भारत में जाना है और ना ही पाकिस्तान में शामिल होना है, हम जो है अपनी एक आजाद रियासत बनाएंगे। ठीक है, इसका असर आपको जल्दी ही तब दिखा जब सर्वप्रथम त्रावणकोर के राजा ने और उसके बाद हैदराबाद के निजाम ने खुद को आजाद रखने की बात रखी थी। ठीक है, अब सरकार जो है क्या चाह रही थी, सरकार ने जो है हमेशा से ही इन जो ये रियासतें थी उनको भारत में शामिल करने की बात कही थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसका हमेशा से विरोध किया था। तो तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने रियासतों के विलय में जो है एक ऐतिहासिक भूमिका उस समय निभाई थी। इनकी शांतिपूर्ण बातचीत से जो है अधिकांश रजवाड़े भारत में शामिल हो गए थे, और 15 अगस्त 1947 से पहले ही बहुत सारे ऐसे रजवाड़े थे जिन्होंने भारत में शामिल होने के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ठीक है, अब देखिए ये कैसे भारत में विलय होते थे। ये जब भारत में विलय होने की बात कोई रजवाड़ा अगर कर रहा है, कोई राजा अगर कर रहा है, तो वो एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। एग्जाम में आता है कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किसे कहते हैं, तो आप लिखेंगे कि जो रियासतें भारत में शामिल होना चाहती थी उन्हें एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना पड़ता था, जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। ठीक है, लेकिन अब आप देखिए बहुत सारे रजवाड़े थे जो भारत में शामिल तो हो गए थे, लेकिन जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की जो रियासतें थी इनका
विलय जो है बाकियों की तुलना में थोड़ा कठिन साबित हुआ। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ना है हैदराबाद और मणिपुर रियासत के बारे में। बाकी जो जूनागढ़ और कश्मीर की रियासत है इसके बारे में आप आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। तो अब देखते हैं हैदराबाद का विलय। हैदराबाद जो है इंडिया का जो ये मैप है इसके बीच में हैदराबाद मिडिल में है, ठीक है। और आप देख सकते हैं ये एक फोटो है उस टाइम का, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल और निजाम हैदराबाद का जो शासक है उसका एक फोटो है। इनके प्रयासों से ही हैदराबाद जो है भारतीय संघ में शामिल हुआ। अब देखिए हैदराबाद जो रियासत थी वो बहुत बड़ी रियासत थी और यहाँ का जो शासक होता था उसे निजाम कहा जाता था, ठीक है। आपको एग्जाम में आता है एक क्वेश्चन कि हैदराबाद के शासक को किस नाम से जाना जाता था, तो आप लिखेंगे निजाम, ठीक है। हैदराबाद के लिए एक बात कही जाती थी कि हैदराबाद के जो लोग होते थे वो दौलतमंद होते थे, ठीक है। और हैदराबाद की जो रियासत थी वहां का जो निजाम था वो आजाद रियासत बनाना चाहता था हैदराबाद को। निजाम जो है हैदराबाद को आजाद रियासत का दर्जा देना चाहता था, लेकिन हैदराबाद के जो लोग थे वो निजाम के शासन से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। खास तौर पर किसान और महिलाएं निजाम के दमनकारी शासन से बहुत परेशान थे। इसलिए उन लोगों ने क्या किया, हैदराबाद के निजाम के विरुद्ध इन्होंने एक आंदोलन शुरू कर दिया था और इस आंदोलन में किसान और महिलाओं ने बहुत जोरों से भाग लिया। तो इस आंदोलन ने जब जोर पकड़ लिया तो तब हैदराबाद के निजाम ने इस आंदोलन के खिलाफ एक अर्धसैनिक बल रवाना किया जिसे रजाकार कहा जाता था। आपको एग्जाम में आता है रजाकार किसे कहते हैं। रजाकार हैदराबाद के निजाम के द्वारा भेजा गया एक अर्धसैनिक बल था, ठीक है, आप ऐसा लिख सकते हैं। तो इन रजाकारों ने क्या किया, हैदराबाद में दंगे और लूटपाट मचा दी और खास तौर पर इन्होंने गैर मुसलमान लोगों को अपना निशाना बनाया। फिर इसके जवाब में भारत ने अपनी सेना भेजी और 1948 के सितंबर में भारतीय सेना के साथ लड़ाई के बाद निजाम ने आत्मसमर्पण कर लिया और निजाम के आत्मसमर्पण के साथ ही हैदराबाद का भारत में विलय हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे मणिपुर का विलय। मणिपुर जो है यहाँ पर स्थित है, भारत के पूरब में स्थित है ये। और आप देख सकते हैं ये उस समय का एक कार्टून बनाया गया है। ये हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा बोध चंद्र सिंह, जिनके बीच में हैदराबाद के विलय के लिए कुछ बातचीत हो रही थी, मणिपुर के विलय के लिए। तो मणिपुर का जो विलय हुआ था वो विलय समझौते के द्वारा हुआ था। एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि मणिपुर का विलय किस प्रकार हुआ, तो विलय समझौते के द्वारा हुआ। और जो हैदराबाद का विलय था वो सैनिक कार्यवाही के द्वारा भारत में हुआ था, ठीक है। अब देखिए मणिपुर में जो है चुनाव के द्वारा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना होती है और मणिपुर भारत का पहला राज्य बन जाता है जहां पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाकर चुनाव होते हैं, ठीक है। मणिपुर के जो राजा थे उनका नाम बोध चंद्र सिंह था और बोध चंद्र सिंह चाहते थे कि मणिपुर को भारत में मिला दिया जाए, भारत में शामिल कर दिया जाए, लेकिन भारत की जनता ऐसा नहीं चाहती थी। तो मणिपुर के राजा ने क्या किया, वहां की निर्वाचित विधानसभा से बिना परामर्श के ही भारत में विलय के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इसके लिए भारत सरकार ने उन्हें कुछ आंतरिक स्वायत्तता का आश्वासन दिया था। भारत सरकार ने उन्हें कुछ आंतरिक रूप से स्वायत्तता दी थी, तो इसीलिए उन्होंने भारत में विलय होने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन इसके कारण वहां की जनता के बीच में नाराजगी और क्रोध का असर देखा गया और जो कि आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि वो भारत में विलय करें, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का सीमांकन। भारत में जो है सर्वप्रथम भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की मांग उठने लगी थी। तो इसके लिए क्या किया गया, एक आयोग बनाया गया 1948 में, जिसको धर आयोग भी कहा जाता है क्योंकि ये एस.के. धर की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो इस आयोग ने अपनी सिफारिश की कि प्रशासनिक सुविधा को ही अलग राज्य का आधार बनाया जाएगा, लेकिन इसके कारण भारत में असंतोष उत्पन्न हो गया। इसीलिए एक और समिति बनाई गई जो कि जेवीपी समिति के नाम से बनाई गई थी। इस समिति ने भी धर आयोग की सिफारिशों को ही दोहराया।
तो इसके बाद कांग्रेसी कार्यकर्ता पोटी श्री रामुलु ने इसका विरोध किया, क्योंकि विरोध इसलिए किया गया क्योंकि श्री रामुलु चाहते थे कि मद्रास एक राज्य था भारत में उस समय, मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग कर दिया जाए और आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया जाए। इसलिए इन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल करी। मतलब ये भूख हड़ताल पे बैठ गए, लेकिन भूख हड़ताल के 56 दिनों के अंदर ही इनकी मृत्यु हो गई। इनके मृत्यु के बाद उस क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा दंगे होने लगे। इसलिए भारत सरकार ने क्या किया, 1953 में मद्रास से तेलुगु भाषी क्षेत्रों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया, आंध्र प्रदेश राज्य। एग्जाम में आता है कि सबसे पहले भाषा के आधार पर किस राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में। अब क्या हुआ, आंध्र प्रदेश के गठन के बाद देश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग राज्यों की मांग उठने लगी, तो इसीलिए भारत सरकार ने फिर एक आयोग बनाया, वो था राज्य पुनर्गठन आयोग। ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में बनाया गया था। वो भी सुप्रीम कोर्ट के भूतपूर्व न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में बनाया गया था। इस आयोग ने अपनी सिफारिश में कहा कि राज्यों का निर्माण जो है वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और संसद में राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हो गया था, जिसके बाद देश में उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बन गए थे। ये उस समय का मैप है, राज्यों के पुनर्गठन का मैप। आप देख सकते हैं जो ये मद्रास राज्य था, ये इतना बड़ा उस समय था, तो इससे अलग करके ये आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था। इसके बाद भी कई राज्य बने। ये यहाँ पर बम्बई राज्य था, जिसको अलग करके महाराष्ट्र और गुजरात बनाया गया था। आज का मानचित्र देखिए, इसमें देखिए कई राज्य ऐसे हैं जो नए राज्य बनाए गए हैं। आज भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। उस समय का मैप देखिए, सिर्फ 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। आज राज्यों की संख्या बढ़ी है। अब आप देखेंगे कि नए राज्यों का निर्माण कब और कैसे हुआ। आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद बम्बई से भी अलग राज्यों की मांग उठने लगी थी। मराठी लोग कह रहे थे कि हमारे लिए महाराष्ट्र राज्य बना दिया जाए और गुजराती लोग गुजरात राज्य के पक्ष में थे। तो फिर बम्बई से काट करके महाराष्ट्र और गुजरात राज्य बनाया गया 1960 में। असम को काट करके नागालैंड बनाया गया 1963 में। इसी तरह आप देख सकते हैं पंजाब से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश बनाया गया। असम से मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और एक और बार मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश बनाया गया। इसी प्रकार सन 2000 में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से क्रमशः उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य बनाए गए और 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य को अलग किया गया। अब देखिए गोवा और सिक्किम को जो है क्रमशः 1987 और 1975 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और जो संघ शासित प्रदेश जो बाद में राज्य बने उनमें से हैं मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा गोवा। तो इस चैप्टर से कुछ एक एक नंबर के जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने यहाँ पर ये लिखे हुए हैं, आप इनको नोट कर दीजिएगा और इसी तरीके के आप हर चैप्टर से क्या करेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन बनाएंगे, क्योंकि अगर आप इस तरीके के सवाल बनाएंगे तो आपको याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो ये चैप्टर आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।